2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में कृषि की एग्रीकल्चर की क्या भूमिका होगी, इस अहम सवाल पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, जो एक लीडिंग एक्सपर्ट भी हैं एग्रीकल्चर पे नीति आयोग में। अमृत काल के दौरान विकसित देश बनाने में कृषि की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस पर क्या विजन है, क्या सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? हमने पहले ही इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। कोई यदि इंटरेस्टेड हो तो हमारे नीतियों की साइट पे मेरा इंग्लिश में और हिंदी में पेपर है, उसको विस्तार से देख सकता है। अब आपके प्रश्न पर मैं आता हूँ। एग्रीकल्चर का जो रोल होगा भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, वो मल्टीपल वेज में होगा। और दूसरा, एग्रीकल्चर का रोल जो ऑलरेडी विकसित देश हो चुके हैं वहाँ जो रोल हो रहा है उससे भिन्न रोल होगा। तो ये हमें उस तरह से एग्रीकल्चर को स्टीयर करना है। तो वो मल्टीपल और भिन्न क्या होगा, वो ये है, देखो फूड और न्यूट्रिशन तो है ही, वो तो एक बेसिक कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की रही है। लेकिन हमारा एग्रीकल्चर इसकी पिछले 10-12 साल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कि ये एक जो हम कह देते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो ये मैं देखता हूँ कि नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर ये ग्रोथ का एक डबल इंजन है, ग्रोथ की गाड़ी का। हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ 4% पिछले 10 साल में हो गया है, और जिसकी वजह से यदि हमने 7 या 8% ग्रोथ रेट अचीव करना है तो उसमें से 1 परसेंटेज पॉइंट ग्रोथ अकेले एग्रीकल्चर से आएगा। दूसरा ये है कि यदि देश विकसित बन जाए लेकिन उसके नागरिक विकसित ना बने, इनइक्वलिटी वहाँ रहे कि कुछ लोगों की तो बहुत आय है, कुछ लोग जो है वो गरीबी में है, लो इनकम में रह रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट से ड्राइव होता है। हमारे देश में अभी 46% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। जो देश विकसित हो चुके हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर से बड़ी मात्रा में लोग निकलकर नॉन एग्रीकल्चर में गए। अगले 25 साल में जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ होगा उसमें उस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। आज की जो इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, वो कैपिटल इंटेंसिव है। वो नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, लेबर सेविंग और लेबर डिस्प्लेसिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। तो यदि हमने विकसित भारत के साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट का गोल अचीव करना है, कोई भी देश तभी सब वास्तविक में विकसित होता है जब देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो $10,000 प्रति व्यक्ति से ऊपर हो जाए, और देश में कोई भी आदमी इतनी लो इनकम पे ना रहे, गरीबी रेखा में ना रहे। तो उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा, आप देखोगे कि एग्रीकल्चर और फूड की ओर दुनिया का नज़रिया बदल रहा है। आज हम फूड को केवल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन या पेट भरने के लिए एनर्जी देने का एक सोर्स नहीं रह गया। लोग फूड को एक होलिस्टिक हेल्थ के रूप में देख रहे हैं कि भाई यदि हमारा हेल्दी फूड है तो हमें डिजीज़ भी नहीं होगा। तो आज के कंज्यूमर का बायोज की ओर एक बहुत एम्फेसिस गया है। तो आपने देखा है कि हम दंत मंजन भी चाहेंगे कि वो बायो वाला हो, मेडिसिन बायो मेडिसिन हो। तो बायोज की ओर, टॉयलेटरी बायो हो, कॉस्मेटिक हमारे बायोज हों। तो जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस बायोज की ओर जा रही है, उसके जो बायो वेस्ट इंडस्ट्री सेटअप होगा उसके साथ एग्रीकल्चर का एक लिंकेज होगा। ये एक नया डिमेंशन अगले 25 साल में आप पाओगे कि एग्रीकल्चर में निकल कर आ रहा है। एक एक चुनौती जिसके बारे में मैं आपसे समझना चाहता हूँ वो क्लाइमेट चेंज है। जी। ये एक विषय है जिस पर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है, और इस बार भी भारत में जो मानसून था, अगस्त में कहा गया कि 122 साल में सबसे कम बारिश हुई अगस्त महीने में। उससे बुआई की रफ्तार पर असर पड़ा, उसके पैटर्न पर असर पड़ा, और ओवरऑल भी मानसून बहुत अच्छा इस साल नहीं रहा। उसके पहले हमने देखा कि फरवरी महीने में बेमौसम ओलावृष्टि हुई, फिर मार्च महीने में हीट वेव की चिंता थी, उसका असर गेहूं के फसलों पे भी पड़ने को लेकर बहुत सारे सवाल थे। क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी चुनौती होगी जिस रफ्तार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और कृषि के लिए क्या चुनौतियां होंगी आने वाले दशकों में?
क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी चुनौती है। अभी हम इसको महसूस नहीं कर रहे कि वो कितनी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। महसूस इसलिए नहीं कर रहे कि अभी तक साइंस ने हमें क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट काउंटर करने के लिए एक रोल प्ले किया। लेकिन जब आप टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ते हो तो साइंस इनकैपेबल हो जाती है, उससे बियॉन्ड वो आपकी हेल्प नहीं कर सकती। अभी भी संकेत विजिबल हैं कि क्या उसकी वजह से हुआ, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे ये होता है। अब एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब आप कोई कार पैदा कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ने से कार की प्रोडक्शन को फ़र्क नहीं पड़ता। कार की फैक्ट्री से जो एमिशन निकलता है वो क्लाइमेट चेंज को ज़रूर इफेक्ट करता है, लेकिन कार की प्रोडक्शन क्लाइमेट चेंज से ऐसे इफेक्ट नहीं होती। लेकिन एग्रीकल्चर, ह्यूमन बीइंग, लाइफ स्टॉक, जो बायोलॉजिकल जान वाले जिंदा किस्म के जो है, वो सब क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होते हैं। लेकिन क्लाइमेट का असर कम करने के लिए, उसे अडेप्ट करने के लिए एग्रीकल्चर को भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। ऐसा नहीं कि हम केवल इंडस्ट्री को कहें कि आप अपनी एक कमिटमेंट लाइए, आप एमिशन को कम करिए, हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ईवी लाएं, और देश ने कहा है कि हम 2070 तक नेट जीरो की ओर जाएंगे, और ग्लोबली कोशिशें हो रही हैं कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पे कैसे हम सीमित कर सकें। उसको हम तभी सीमित कर पाएंगे यदि एग्रीकल्चर भी अपना रोल क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में प्ले करेगा। अब जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया में जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है या जो एमिशन है, उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा लगभग 30% के लगभग है। और हमारे देश के जो आंकड़े हैं IPCC के, वो ये कह रहे हैं कि जो भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें 17% रोल एग्रीकल्चर का है। भारत में? तो एग्रीकल्चर में, जी भारत में एग्रीकल्चर ने अपने ही बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर में भी हम इस तरह की एग्रीकल्चर करें, इस तरह की प्रैक्टिस एग्रीकल्चर में अडॉप्ट करें कि ये जो 17% एमिशन ग्रीन हाउस गैस का होता है, कार्बन और बाकी जो गैसेस हैं, उनको हम कंट्रोल में लाएं। तो एग्रीकल्चर को केवल यही नहीं सोचना कि मुझे क्लाइमेट चेंज से बचना है, एग्रीकल्चर को ये भी सोचना है कि मुझे क्लाइमेट चेंज को बचाने में जो मेजर हैं उसमें भी एक भूमिका अपनी अदा करनी है। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और इसका मतलब हुआ कि जो करोड़ों लोग कृषि पर निर्भर हैं, जो करोड़ों किसान हैं देश में, उनको भी आपको इस मुहिम में इन्वॉल्व करना होगा आने वाले साल में, जिससे कि वो भी ये समझें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उन पर सबसे बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन वो भी खुद कंट्रीब्यूट भी करते हैं क्लाइमेट चेंज में। तो आपको लगता है इसके लिए एक सेंसिटाइजेशन कैंपेन ज़रूरी होगा देश में? बहुत ज़रूरी है। मैं अभी पिछले 15 दिन पहले ही FAO की ग्लोबल 14 थॉट लीडर की मीटिंग थी, मैंने उसमें सबसे बड़ा यही इशू उठाया कि डेवलपिंग कंट्री में किसानों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि हमारी एक्टिविटी से क्लाइमेट चेंज में एमिशन जाता है। तो हमारा पहला कदम जो हमारे किसान हैं उनको जागरूक करना और उनको ये जानकारी देना कि जैसे हम बाकी सेक्टर में सोच रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम कैसे एमिशन कम करें, इंडस्ट्री में एमिशन कैसे कम करें, ऐसे ही हमें एग्रीकल्चर में भी एमिशन कम करने होंगे। उसमें सबसे पहला कदम है भागीदारी किसानों की, उनमें एक अवेयरनेस पैदा करके कि कहाँ कहाँ से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, और धीरे धीरे नेट जीरो की ओर हम कैसे जा सकते हैं। तो इसमें राज्य सरकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, राज्य प्रशासन की, जिला प्रशासन की, क्योंकि आपको ये कैंपेन तो ग्राउंड पे चलाना पड़ेगा। देश के हर विकास की गतिविधि के लिए केंद्र की भी एक रोल है और स्टेट्स का भी एक रोल है, और सभी लेवल पे रोल है। उसके जो नीचे इंस्टीट्यूशन है उनका भी रोल है, ग्रास रूट लेवल का भी रोल है। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक इनविजिबल, जो नज़र नहीं आता, एक ऐसा भयंकर खतरा है। तो इसलिए उसके बारे में मीडिया के थ्रू जानकारी, बाकी मटेरियल के थ्रू जानकारी देना महसूस करते हैं किसान भी, क्योंकि वो सफ़र करते हैं उससे, वो तो सबसे पहले जो सफ़र करने वाले हैं उनमें आते हैं। लेकिन उनको एक इसकी दूसरी दिशा भी दिखाना कि ये कंट्रोल तभी होगा
जब दूसरों के साथ साथ आप भी अपना इसमें भागीदारी बनेंगे। एक आखिरी सवाल, 2047 तक अगर भारत को एक विकसित देश बनाना है तो आपने कहा कि एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स उसकी रोल महत्वपूर्ण होगी और रोल रीडेफिनेशन भी होगा आने वाले साल में। विकसित देशों में आपने कहा है कि 4 से 5% उनका शेयर होता है एम्प्लॉयमेंट में, आपने इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट में भी। जी। भारत में किस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है आपको लगता है 2047 तक? और दूसरी महत्वपूर्ण सवाल, कृषि में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है, खुद प्रधानमंत्री जो सरकार के मंत्री वो इस बात की ओर लगातार संसद में भी इसकी चर्चा होते रहती है, पर 2047 तक अगर भारत के कृषि क्षेत्र को विकसित करना है तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्या नई टेक्नोलॉजी या कोई नई मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी होगा? नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रोथ को ड्राइव करती है। पॉलिसी जो है उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। पॉलिसी अपने आप में ग्रोथ का साधन नहीं बनती, तो टेक्नोलॉजी तो हमें लानी ही है। लेकिन आगे जो चेंज होगा वो ये होगा कि टेक्नोलॉजी अकेला पब्लिक सेक्टर ही नहीं ला सकता। हमें टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप हैं, हमें प्राइवेट जो सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी जो ला सकता है। जो इंटरनेशनल हमारा सीजी सिस्टम है वहाँ से जो टेक्नोलॉजी आ सकती है, क्योंकि आगे को जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चुनौतियां हैं या गोल हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते जा रहे हैं, वो नॉलेज इंटेंसिव होते जा रहे हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी अकेले पब्लिक सेक्टर से, जिससे हमने पास्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन आया, वो अकेला हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। सभी का इसमें, प्राइवेट सेक्टर का भी, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का भी, इनोवेटर का भी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, सभी का एक साथ जो है टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करने में, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन में, प्रिसीजन फार्मिंग वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं सभी में उसकी आवश्यकता होगी। दूसरा आपका सवाल कि एग्रीकल्चर जब इंडिया विकसित हो जाएगा, जैसे फ्रांस में, यूरोप में, अमेरिका में, एग्रीकल्चर का शेयर एम्प्लॉयमेंट में भी, इकॉनमी में भी 2 से 4% नीचे गिर जाता है। भारत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पुराने मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थे उनमें ये माना गया था और हुआ भी ऐसे ही कि जब इंडस्ट्री ग्रो होगी तो लेबर एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्री में जाएगी। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि लेबर का मूवमेंट एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर बहुत ही स्लो है और कई जगह तो नील के बराबर है। तो एक जो मॉडल में अंतर आएगा कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर है एग्रीकल्चर का, ये विकसित देशों की तरह नीचे जाके 4% पे नहीं जाएगा। ये हम चाइना के एक्सपीरियंस से भी देख रहे हैं, और वो एक वहाँ बहुत बड़ी विकास में एक चुनौती आएगी कि हम जो लोग भारत के विकसित होने की स्टेज में 20% के लगभग 15-20% रह जाएंगे। तो यदि एग्रीकल्चर का शेयर 4% है तो हम जो इनकम की एक डिस्पैरिटी आएगी उसको कैसे एड्रेस करें? क्या हम एक पार्ट टाइम फार्मर की ओर जाएं कि उसकी नॉन एग्रीकल्चर भी इनकम हो और एग्रीकल्चर भी इनकम हो? तो ये कम्प्लेक्सिटी इंडिया के पाथ में विकसित भारत की ओर जाएंगी, और यहीं से शायद एक जो पूरा डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको एक नए विकास का मार्ग मिलेगा। पुराना जो विकास का मार्ग है वो आज के डेवलपिंग कंट्री के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।